आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टडी किया और कल की क्लास में कुछ लोगों को लगता है कि जो है वो हाफ़ अपलोड हुई है 36 मिनट्स की। सो इट वाज ओनली 36 मिनट्स। कल की लेक्चर में हमने ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी हैं। रीज़न बीइंग कि कल की क्लास में कुछ कॉस्टिंग के साथ क्लैश था, तो लोग जो है ना ज्वाइन नहीं कर पाए कुछ, जिसकी वजह से हमने जो है लिमिटेड चीज़ें पढ़ी ताकि जिन लोगों का क्लैश है वो मैनेज हो जाए। इसलिए एंड पे क्लास रखी है ताकि सब लोग जो है वो ज्वाइन कर सकें। चलो जी, अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। मुझे बताओ कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़ जाऊँ मैं आगे? बता दो मेरे बच्चों। यस सर, मेरी भी कल कॉस्टिंग की क्लास थी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बस मैं इनकरेज करूँगा तुम लोग की एक्टिव पार्टिसिपेशन आएगी तो मेरा भी इंशाल्लाह मोमेंटम बनता रहेगा। चलो जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मेंबर्स लायबिलिटी, यानी कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं और उनकी लायबिलिटी क्या होती है। देखो, सबसे पहले जो कंपनी होती है वो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर शेयर्स होते हैं, जिसके शेयर्स एक्टिवली ट्रेड चाहे तो मार्केट में हो चाहे तो ना हो, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बनती किससे? शेयर से बनती है। सेकंड टाइप ऑफ कंपनी हमारे पास आ रही है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, अभी आगे जाकर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो दूसरी टाइप ऑफ कंपनी क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये वो कंपनी होती है जिसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं होता। हमने कहा था ना कि शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो टोटल पैसा मालिकान लाते हैं, जमा कराते हैं, शेयर कैपिटल कहलाता है, और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर वो नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदते हैं जिसके वो उतने ही हिस्से के मालिक होते हैं जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया होता है बीइंग अ मेंबर। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक टाइप की कंपनी ऐसी भी होती है जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है और शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सादा गारंटी लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर कोई शेयर कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि किसी से लोन लेके, बैंक से लोन लेके बस कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। और गारंटी का मतलब क्या होता है? इसमें कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी एक गारंटी की अमाउंट लिखवा देते हैं कि हम इस कंपनी को बनाने जा रहे हैं और हम ये आपसे वादा करते हैं कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो मैं 1 लाख की गारंटी दूंगा, मैं 2 लाख की दूंगा, मैं 4 लाख की दूंगा, मैं 6 लाख की दूंगा, मैं 15 लाख की गारंटी दूंगा। तो मेंबर्स क्या करते हैं? गारंटी दे देते हैं डे 1 पे कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो मैं इतने अमाउंट की गारंटी देता हूँ। इसमें बस वो लोन कहीं से रेस करते हैं और उससे अपनी कंपनी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरी टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है हमारे पास? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। जब मैं पढ़ाऊंगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तीसरी कंपनी कहलाती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? लादा दाद नहीं, ये अनलिमिटेड का मतलब लादा नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पर ऑपरेट करती है। ये कैसी बात कर दी? हमने तो ये प्रीवियस कंसेप्ट्स में स्टडी किया था कि कंपनी की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि जिसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। वो ऐसे रिस्कियर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं कि जिनकी लायबिलिटी फिर कानूनन जो है उनको अनलिमिटेड करनी पड़ती है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी एग्जाम्पल है? नहीं। क्या इंडिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल है? नहीं। मैंने कोई ईस्ट साइड पे इस तरह की एग्जाम्पल नहीं देखी, लेकिन हाँ यूके में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की लायबिलिटी क्या होती है? किसकी? कंपनी के मेंबर्स की। देखो, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही होगी जितने की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो मैक्सिमम जो मेरा नुकसान होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम आई वुड पे, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरा जो नुकसान होगा वो 2 लाख रुपये का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे 2 लाख रुपये इन्वेस्ट हुए हैं उस कंपनी के अंदर, और वो कंपनी क्या हो गई है भाई? बोलो, डूब गई है। वो कंपनी क्या हो गई है? डूब गई है। अच्छा, लेकिन एक और बात मैंने बताई थी कि आज से पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में कॉन्सेप्ट हुआ करता था पार्टली पेड शेयर्स का। पार्टली पेड शेयर्स क्या होते थे कि मैं जा रहा हूँ एक शेयर खरीदने, उसकी प्राइस है 10 रुपये। मैंने कहा भाई साहब हालात बड़े ख़राब हैं, 10 रुपये का शेयर चाहिए, मज़े पूरे चाहिए, लेकिन है सिर्फ जेब में 7 रुपये। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, ये लो 7 रुपये का शेयर ले लो और मुझे 10 रुपये का शेयर ले लो और 7 रुपये दे दो, 3 रुपये फिर कभी दे देना। वो पार्टली पेड शेयर्स था। लेकिन कंपनी से 2017 जब से वजूद में आया तो पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट दुनिया से उड़ चुका है, गायब हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कंपनी ऐसी मौजूद होगी जिसके शेयर होल्डर के शेयर्स आज ही पार्टली पेड होंगे, क्योंकि अब तो सबने पेमेंट करके साइड पे भी हो गए होंगे। ठीक है, मर कब गए होंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी?
आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ़ एनी, अगर कोई कंपनी लिमिट बाय गारंटी है तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हैविंग शेयर कैपिटल। मुझे बताओ, खुद सोचो दिमाग से कि अगर कोई कंपनी लिमिट बाय गारंटी है तो उसके शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो गारंटीड अमाउंट जो उन्होंने वादा किया है। लेकिन अगर शेयर कैपिटल भी है तो फिर क्या अमाउंट होगी, फिर क्या लायबिलिटी होगी, तो फिर वो लायबिलिटी होगी जो उन्होंने कोई भी अनपेड शेयर्स का अमाउंट है, यानी कि अगर उन्होंने कोई शेयर्स लिए हुए हैं उस पर कोई अनपेड अमाउंट है तो वो पे करना होगा और गारंटी भी पे करनी होगी। कल को कंपनी पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई लायबिलिटी बड़ी आराइज हो जाती है, कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उस मेम्बरान की लायबिलिटी कितनी होगी। इन केस ऑफ कंपनी लिमिट बाय गारंटी कितनी होगी, ओनली द गारंटी अमाउंट। अगर इन केस ऑफ कंपनी लिमिट बाय शेयर्स कितनी होगी, जो इन्वेस्टमेंट कर दी अप टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन केस ऑफ कंपनी लिमिट बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल तो कितनी होगी, अनपेड शेयर्स का अमाउंट और गारंटी की अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपनी लिमिट बाय गारंटी ओनली नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर कितनी होगी, अगेन गारंटी की अमाउंट होगी। क्या ये बात क्लियर है कि कंपनी लिमिट बाय शेयर्स होती है, गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, एंड गारंटी लिमिट कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बताओ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू दी अग्रीड अमाउंट इन एमओए। व्हाट इज एमओए? एमओए कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है मेमोरेंडम, क्या होता है आर्टिकल्स, किस तरह से कंपनी बनती है, किस तरह से कंपनी चलती है, ये सब बातें लिखी होती हैं आर्टिकल्स में। और कंपनी का शनाख्ती कार्ड क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा सर, अनपेड शेयर क्यों होगा? देखो मेरी बात सुनो, क्या नाम है, अदीन 1984 से पहले, ठीक है, 1984 से पहले अगर कोई कंपनी बनी थी और उसके शेयर होल्डर्स ने, लेट से एक कोई शेयर होल्डर था, इसके पास थे 2 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन इसको शेयर चाहिए थे 5 लाख रुपए वाले, ठीक है। मुझे बताओ तो इसका अनपेड अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए। कंपनी से 2 साल की बात नहीं कर रहा, 1984 या उससे पुराने जो है वो बने हुए लॉ की बात कर रहा हूँ। तो 3 लाख रुपए क्या है, इसका अनपेड अमाउंट है। कल को अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मैक्सिमम ही कैन पे इस 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से इसको रिकवर नहीं करवाया जाएगा। हाँ, अगर ये कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो फिर गारंटीड अमाउंट वो और जो अनपेड अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा। उसकी जगह शेयर कैपिटल भी तो हो सकता है। नहीं अदीन, में तुम्हारा सवाल नहीं समझा। देखो ये कंपनी लिमिट बाय शेयर सी है, ठीक है, लिमिट बाय गारंटी है, हैविंग शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट उसने पे कर दिया उसके लिए तो वो लायबल नहीं है। हाँ, अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो उसके लिए वो लायबल होगा। क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं बाहर समझा दूँ, मैं रिपीट कर दूँ, बताओ या समझ आ गई है? सब जरा तो अपना इनपुट दो, बाकी लोग भी लिखो। अरहद उमामा, और कौन है, अभी सबके नाम लेने पड़ेंगे लगता है। महामुनिस, शहील हुसैन चिश्ती। वाह यार, तुम तो मेरी कास्ट के आ गए हो, चिश्ती भाई, ठीक है। मेरा पूरा नाम अगर सुना जाए तो नाम बनता है हुदैद वसी चिश्ती कानपुरी, ठीक है। चिश्ती तुम कहाँ के हो, कानपुर के हो? चलो जी, बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। अब इसी डिस्कशन को अगर मैं समराइज़ करूं तो समराइज़ कैसे करूंगा, मुझे बताओ। तुम खुद बताओगे, मैं नहीं दिखा रहा। मुझे बताओ, अगर एक कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी और उसके मेंबर की कितनी होगी, बताओ। हाँ, वो 3 लाख भी देना पड़ेगा जी, जब कंपनी वाइंड अप होगी या किसी भी जगह अपना वक्त, कंपनी में बुरा वक्त पड़ता है तो ये इससे ले लिया जाएगा जो इसका अनपेड अमाउंट है। हैदराबाद दक्कन से हो, ठीक हो गया। मुझे बताओ, एक कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है तो इसकी कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी मैक्सिमम, कंपनी कितना पे करेगी, वो वाली मिसाल याद करना, उमामा वाली, और वो जो आदित्य था और वो कपूर था, वो वाली मिसाल ज़रा याद करो। दोहराओ वो मिसाल। नेटवर्थ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है। और मेमोरी कितनी होगी, मेमोरी कितनी होगी? शाबाश, जल्दी लिख के बताओ, तुम लोग ने खुद बताना है ताकि मुझे समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं, शेयर कैपिटल नहीं, अनपेड अमाउंट इफ एनी, अनपेड अमाउंट इफ एनी। जो पे कर दिया वो लायबिलिटी थोड़ी है, वो तो जो शेयर का हक था वो दे दिया, और उसे खाएंगे पिएंगे, और कंपनी डूब गई तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं भाई बात नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। बात समझ आ रही है? अनपेड अमाउंट इफ एनी। चलो, कंपनी लिमिट बाय गारंटी, मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी कंपनी की?
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में कंपनी से क्या जाएगा, कंपनी से क्या ले लिया जाएगा, क्या बेचेंगे क्या बाचेंगे बताओ। गारंटी अमाउंट नहीं, वो तो मेंबर की लायबिलिटी है ना। कंपनी क्या पे ऑफ करेगी, एसेट्स। शाबाश शाबाश, आ जाओ। अब भी तो आराम से बता दोगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर क्या होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी के जितने एसेट्स हैं वो भी जाएंगे और बोलो भाई नेटवर्थ भी जाएगी, ठीक है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल चला जाएगा। और मेंबर्स अमाउंट ऑफ गारंटी प्लस अनपेड अमाउंट ऑफ एनी, और इस केस में तो दोनों ही अनलिमिटेड होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या चीज़ें हजम हो रही हैं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो जी, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कहता है ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है उसके मेंबर्स की लायबिलिटी पे। एक नॉर्मल कंपनी होती है, उसको एडवांटेज मिलते हैं नॉर्मल कंपनी वाले, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये रेयर है, ये पार्टनरशिप स्टाइल जैसे बिजनेस में यूज़ होती है। इसके बारे में ज़्यादा तवील डिस्कशन हमारे कोर्स में भी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनीज आर रेयर टू फाइंड, बहुत कम होती हैं। चलो जी बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? चलो जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ सेपरेट पर्सनैलिटीज़। इसमें ये कहता है कि कंपनी के जो ओनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। अच्छा, ये एक बेसिकली छोटा सा रिवीजन है स्लाइड के अंदर कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा ना रिकैप कर रहे हैं। देखो, जब एक कंपनी सेपरेट पर्सनैलिटी बन गई, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसके जो मालिकान है उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। ओनरशिप कंट्रोल से जुदा जुदा होगी। हमने बात की थी क्लास नंबर 1 में कि आदित्य भाई और आदित्य भाई की दुकान क्या है, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं। अगर उसने एक कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन अगर आदित्य भाई ने कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई, तो वो उसकी दुकान और वो एक ही बंदे माने जाएंगे। तो ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग हैं। मेंबर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स, और कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये बात भी हमने लास्ट क्लास में कर ली है कि लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कि अगर किसी शेयर होल्डर का नाम निकल जाए, दूसरे का नाम डल जाए, तो उससे कंपनी की ज़ात पे, कंपनी की सेहत पे, कंपनी की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके सर, बट कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, तो फिर ओनर या मेंबर क्यों पे करेंगे लायबिलिटी? अदीन मेरा बच्चा, मेंबर्स या ओनर उतना अमाउंट पे करेंगे जिसके वो असल में कर्जदार थे, जिसके वो असल में कर्जदार थे। मेरी बात सुनो, तुम ना शायद अनपेड या पार्टी पेड की जो है ना कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहे हो। अगर सिंगल ओनर कंपनी है तो उसकी भी लिमिट लायबिलिटी होगी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। देखो अदीन, मैं तुम्हें दोबारा समझा दे रहा हूँ। शेयर्स ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फुली पेड, एक होते हैं पार्शली पेड। ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है, पहले था, इसलिए इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, एक होता है फुली पेड शेयर्स। एक बंदा है, ही वांट्स लाइक 2 लाख शेयर्स, ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर है। इसको कितने पे करने चाहिए थे, 2 मिलियन। इसने हंसी खुशी पे कर दिए, किस्सा कहानी गल यहीं मुक गई। कल वो कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, कंपनी में जो है ना वो आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, ठीक है, सब दिवालिया हो गया, ठीक है, या कंपनी से किसी का नुकसान हो गया, कंपनी को हैवी अमाउंट की पेनल्टी पे करनी पड़ गई। तो मुझे बताओ कि ये जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए भाई, इनकी जेब से क्या जाएगा, इनको क्या नुकसान है, इनको क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा नुकसान है ए भाई का? ए भाई का कोई नुकसान नहीं है, ए भाई का कोई नुकसान नहीं है। सर मैंने क्लास नहीं ली क्लैश की वजह से। अदीन मेरा प्यारा भाई, सिर्फ 36 मिनट्स की क्लास जानबूझ के कल रखी गई थी ताकि जो क्लैश वाले बच्चे हैं उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, और वो यूट्यूब पे अपलोड थी। अगर आपने वहाँ से भी नहीं ली तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बार में, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये 2 मिलियन रुपये देगा और साइड पर हो जाएगा। अगर पार्टली पेड है, अगेन ए भाई गए काउंटर पे गए, बोला जनाब मुझे चाहिए 2 लाख शेयर्स जिनकी वर्थ 10 रुपये है। काउंटर वाले ने बोला लाओ 2 मिलियन रुपये लो। पोर्टल पे नहीं थी, यूट्यूब पे थी भाई, यूट्यूब पे थी, ठीक है, पोर्टल में मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं थी, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करवा दी गई थी। चलो पार्टली पेड के काउंटर पे गया, उसने बोला जनाब मेरे पास मुझे जो है ना वो 2 लाख शेयर्स चाहिए, 10 रुपये का एक है। उसने बोला लाओ 2 मिलियन दो। उसने बोला अभी नहीं है। फिर बोला 18 लाख पड़े हुए दे दूँ, लेकिन चाहिए पूरे 2 लाख शेयर्स। उसने बोला ठीक है। उसने बोला यानी कि जो बाकी के पैसे हैं वो कब दोगे, बाकी तुम्हारे हिस्से में बनते भाई 2 लाख रुपये। उसने बोला यार बस मैं ना अनकरीब दे दूँगा इंशाल्लाह। ये बोल के वो चला गया और उसको पार्टली पेड शेयर्स इशू हो गए।
अब जब अगेन कंपनी में आग लग गई, कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी को हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ गई, तो जो इसके डायरेक्टर्स हैं, जो चलाने वाले हैं, वो कहाँ देखेंगे सबसे पहले? कहाँ से पैसे आने, कहाँ से पैसे आने, कहाँ से पैसे आने, पैसे कहाँ से आने, सोचेंगे ना। फिर उनको याद आएगा, चिटिंग करके ना क्लिक घंटी बजेगी। वो क्या सोचेंगे? पैसे किससे लेने हैं? तो पैसे किससे लेने हैं? बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पकड़ो जो आके ना शोर डाल के गया था कि सर पैसे नहीं है, बहुत ज़रूरत है, शेयर दे दो। तो जिसको हमने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए थे लेकिन वो पैसे नहीं दे के गया, इसको पकड़ो सबसे पहले, 2 लाख वाले को। तो क्या ये इसकी लायबिलिटी नहीं है? हैं? क्या ये शेयर इसके हो गए हैं? एक टिकट में 2 मत है, 18 लाख दे के जो है ना वो 20 लाख वाले शेयर्स, ऐसा बताओ, ऐसा हो सकता है? तो उसको पकड़ेंगे ना सबसे पहले या नहीं पकड़ेंगे? क्या आप मेरा पॉइंट क्लियर है? तो ये लायबिलिटी है ना इसकी, जो इसका असल हक बनता था देने का। तो भाई फिर इसका क्या कसूर था फुली पेड वाले का? हैं? बताओ, बात समझ आती है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि लायबिलिटी लिमिट है शेयर होल्डर्स की, कंपनी फुली लायबल है अपने डेट्स एंड लायबिलिटी पे करने के लिए, एंड शेयर होल्डर्स नॉट पर्सनली लायबल बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी? शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी? जितना होगा उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, मैक्सिमम अगर डूबा तो उतना ही पैसा डूबेगा, इससे ज़्यादा नहीं डूबेगा। सर इन शॉर्ट तो वो इन्वेस्टमेंट ही जाएगी, बिल्कुल जाएगी, इन्वेस्टमेंट ही जाएगी, बियॉन्ड द इन्वेस्टमेंट उसको कोई रुपया पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स है तो उसको वो देना पड़ेगा। कि यहाँ तक समझ आता है? क्या यहाँ तक समझ आता है? बढ़ जाऊँ मैं एक स्टेप आगे? चलो जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ सेपरेट पर्सनैलिटीज़। अगेन वही सारी बातें रिपीट होने जा रही हैं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कंपनी को चलाने वाले हैं जो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं एज एजेंट्स। डायरेक्टर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर कंपनी डेट्स इफ एक्टिंग विद इन पावर्स एंड लॉफुली। यानी कि अगर डायरेक्टर्स विद इन पावर एक्ट कर रहे हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये बात, क्या पढ़ी थी? कि अगर डायरेक्टर ईमानदारी से काम कर रहा है, फिड्यूशरी बिहेवियर को लैक नहीं कर रहा, एक ईमानदारी से काम चल रहा है, कंपनी सही से चला रहा है, ढंग से चला रहा है, कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, कोई कंपनी को कोई नुकसान नहीं दे रहा, सस्ती ज़मीन महंगी कंपनी को नहीं बेच रहा, अपने भाई की दुकान से महंगा सामान नहीं उठा रहा, अगर ये सारे काम नहीं कर रहा, डिविडेंड टाइम पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं, तो पेमेंट भी कर रहे हैं और सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स कंपनी की किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर कल को ये पता चल जाए कि डायरेक्टर्स ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, डिलीजेंटली नहीं किया, तो फिर क्या होगा? डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल। बात समझ आती है? कल वाला रिकैप, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वही जो हमने बात की है। अगर कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है तो फिर लिमिट टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड नो एडिशनल पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। अगर कंपनी लिमिट बाय गारंटी है तो लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट। और अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं तो फिर लायबिलिटी भी है पार्टली पेड शेयर्स की, वो 2 लाख रुपए वाली, और लायबिलिटी जब एग्जिस्ट करेगी जब कंपनी के शेयर्स फुली पेड अप नहीं होंगे। अगर फुली पेड अप है तो कुछ देना पड़ेगा? नहीं। अगर पार्टली पेड अप है हाँ तो फिर देना पड़ेगा? यस, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या बात समझ आती है? क्या ये स्लाइड हमारी अच्छे से क्लियर है? हमारा फुली पेड पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स को कैसे वार्न किया जाता है, ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जिस पर एक स्लाइड बना दी गई है। किताब में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे कंपनी को उधार देने वाले हैं उनको तुम किस तरह खबरदार करोगे कि खबरदार इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसको लोन देने से पहले सोच लेना, इसको लोन देने से पहले थोड़ी सी ना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, इसको लोन देने से पहले थोड़ी सी लिखत पढ़त कर लेना, इसको लोन देने से पहले इसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये एक कंपनी है, इसके नाम के आखिर में आता है लिमिटेड, आता है ना। बहुत सारी कंपनी का नाम सुना होगा, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, पता है ना, मीज़ान बैंक लिमिटेड, ऐसा ही है। और नाम लो, नेशनल फूड्स लिमिटेड, लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। ये लिमिटेड क्या है? ये जो नाम के आखिर में लिमिटेड आ रहा है ना, यही तो सबसे बड़ा प्रिविलेज है कंपनी बनाने का, यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपनी बनाने का कि इनके नाम के आखिर में अगर हुर्फ लिमिटेड आ गया तो इनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, और अगर इनके नाम के आखिर में लिमिटेड नहीं लिखा हुआ तो क्या मतलब है इसका? बताओ। या तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि उस केस में भी इन दैट सच केस अनलिमिटेड लिखा होगा ब्रैकेट में, ठीक है। एनपीओ हो सकता है, एनपीओ के आखिर में लिमिट नहीं आ रहा, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 तो मैं उसमें बताऊंगा कि एनपीओ में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। एनपीओ पे काफ़ी टाइम से सवाल नहीं आ रहा, इस बार के तो मुझे लगता है सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके नाम के आखिर में जो लिमिटेड आता है ना, तो इनको उधार देने वाला चौंक जाता है। तुम जाओगे लोन लेने के लिए, ठीक है, तुम जाओगे लोन लेने के लिए बैंक में, तो बैंक क्या करेगा?
तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, कितना कमाते हो, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, अच्छा रीपेमेंट कर सकते हो, सूद मुझे दे सकते हो नहीं दे सकते, सारी वेरिफिकेशन करेगी, ड्यू डिलिजेंस करेगी और तुम्हें लोन दे देगी जो भी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर एक कंपनी लोन देने के लिए जा रही है, एक कंपनी लोन लेने के लिए जा रही है, तो कंपनी के केस में ना लोन तो दे देगा खुशी से कि चलो कमा रही दे देगी, लेकिन ना एक पॉइंट पे ना सोचेगा भी क्या कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कहीं मैं इसको इतना लोन ना दे बैठूं कि ये पे ऑफ ना कर पाए और फिर मैं रिकवर ना कर सकूं। क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। बोलेगा भाई जितने एसेट्स हैं ले जाओ, ठीक है, यही है मेरे पास मैक्सिमम, इसको बेच के अपने लोन पे ऑफ कर सकते हो तो करवा लो। इसलिए जो है ना वो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है लोन लेने देने पे, जो कि हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में मॉर्गेज चार्जेस में स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, अधीन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट है, प्राइवेट के केस में भी प्राइवेट लिमिट लिखा होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वो कहता है कि लिमिट जो लिखा हुआ है ना नाम के आखिर में, इसका मतलब है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के आखिर में क्या लिखेगी? प्राइवेट लिमिट। पब्लिक कंपनी है तो क्या लिखेगी? लिमिटेड। लिमिटेड जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड यूपीएल तो लिमिटेड लगाती है, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड लिमिटेड लगाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं एक स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ? आ जाओ सवालात का टाइम। पहली बार हम अपना कैफ 7 में कोई सवाल लिखने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम होमवर्क तो दिया था, उसके अलावा ये सवाल है। ज़रा अपने कलम उठाओ और लिखना शुरू करो, ठीक है, बल्कि ऐसे ही डिस्कस भी कर लोगे तो हो जाएगा। कहते हैं मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड विथ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच, विथ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ मिस्टर जाहिद एंड हिज कंपनी एंड वेदर मिस्टर जाहिद वुड बी लायबल टू पे एनी अमाउंट अगर SMC प्राइवेट लिमिटेड जो है ABC लिक्विडेशन में चली जाती है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। यू हैव 2 मिनट्स टू थिंक, यू हैव 2 मिनट्स टू राइट एंड आपने अपने आंसर को चैट बॉक्स में राइट करना है, लिखना है, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओगे कि मिस्टर जाहिद का लीगल स्टेटस क्या है और क्या अगर SMC ABC वाइंड अप होती है तो जाहिद भाई को कोई अमाउंट अपनी जेब से निकाल के, एंड जाहिद इज़ नॉट लायबल फॉर डेट्स। अरहद शाबाश, तुमने जो है ना बेटा आंसर किया, लेकिन मुझे ज़रा बताओ कि जवेरिया, महा, उमामा, मोनिस, अरहद, बाकी नहीं, कौन है बाकी? ठीक है, आईफोन तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? हैं समझ नहीं आ रही चीज़ें या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? तुम लोगों ने बोला भाई सर ने सवाल लिखने को दिया है तो हम भी जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। सारे गायब हैं यहाँ से। अब आए मैसेजेस, जाहिद विल नॉट बी डाइबल टू पे द डेट्स। समझ नहीं आ रहा था लिखें कैसे। उफ, आवाज़ आ रही है, नेटवर्क इशू था सर। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी टाइप्स ऑफ कंपनी पे कि दुनिया में कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। तो देखो याद रखो कि दुनिया में मशहूर ज़माना 2 तरह की कंपनी होती हैं, या तो वो प्राइवेट होगी या तो वो पब्लिक होगी, या तो वो प्राइवेट होगी या तो वो पब्लिक होगी। फिर इसके अंदर भी मज़ीद शाखें खुलती हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो वो किस किस तरह की हो सकती है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी आती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी आती है। फिर फर्दर खुलता है कि सिंगल मेंबर कंपनी है या सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। इसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें समराइज हुई हैं, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के जो है ना इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की। देखो पब्लिक कंपनी के अंदर ना मेरे पास आती हैं 2 तरह की कंपनीज। यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। पब्लिक कंपनी की मेरे पास आती है 2 तरह की कंपनीज। एक होती है लिस्टेड कंपनी एंड अदर वन इज अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, यानी कि इसकी ट्रेडिंग पब्लिक में आपस में हो रही होती है, इसके शेयर्स पूरी मार्केट में फैले हुए होते हैं और इस कंपनी की ट्रेडिंग करना, शेयर्स लेना बेचना इंतहाई आसान होता है। आपने जाके सिर्फ अपना एक जगह पे अकाउंट खुलवाना है जिसे हम कहते हैं CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी सेंटर। वहाँ जाके अपना आपने अकाउंट ओपन करवाना है, वहाँ पर कंपनी का भी अकाउंट होता है। उस जगह जाके आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं और उसने CDC वाले ने आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर देने हैं। सिर्फ इतना सा आसान सा कॉन्सेप्ट समझो। शारा फैसल पे आपने देखा होगा CDC का ऑफिस, तो उधर सारा ये काम हो रहा होता है। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाएगी, फिजिकल शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। तो पब्लिक कंपनी में सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर्स, बोलो भाई, क्या हो रहे होते हैं? मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। इसकी ट्रेडिंग करना इंतहाई आसान होता है। दूसरी टाइप ऑफ कंपनी क्या होती है? अनलिस्टेड कंपनी, जिसके शेयर्स मार्केट में क्या हो रहे होते हैं? ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं। नंबर 2, अब हमारे पास आ गई है
पब्लिक कंपनी में बात कर ली, लिस्टेड कंपनी की भी और अनलिस्टेड कंपनी की भी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना थोड़ा सा गलत बना हुआ है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि ना डिज़ाइनर साहब ने हमारे शायद थोड़ा सा मसला कर दिया, टेक्निकल मसला कर दिया है। ये अनलिस्टेड में सिंगल मेंबर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए प्राइवेट में, ठीक है। ये अनलिस्टेड काट के मैं कर देता हूँ प्राइवेट कंपनी, इसको कर लो प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में भी फर्दर दो तरह की कंपनी होती हैं, एक होती है मेरे पास सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है? जिसका सिर्फ एक ही वारिस होता है, एक ही मालिक होता है, एक ही मेंबर होता है। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी होती है बाकी दूसरी प्राइवेट कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जिसमें कम से कम 2 और मैक्सिमम बोलो क्या लिमिट है, बताओ क्या लिमिट है मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग जाग रहे हो। शाबाश, 50। बात समझ आती है? अब तक मैंने सिर्फ 2 तरह की कंपनी डिस्कस की हैं ऊपर से। नंबर 1 इज़ व्हाट? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में फर्दर 2 कैटेगरीज, पब्लिक लिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी कौन सी? वो जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। अनलिस्टेड कौन सी? जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड एक्टिवली नहीं हो रहे होते हैं। डन है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मजीद फिर 2 तरह की कंपनीज, एक सिंगल मेंबर कंपनी, एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। नाउ व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर कंपनी? पब्लिक सेक्टर कंपनी हम आगे की स्लाइड में आके स्टडी करेंगे, इसको मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ। अब आ जाओ प्राइवेट कंपनी पे। अब जब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो है वो पूछता है ना, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में वो आपको कोई 3 से 4 चीज़ें बताता है। बोलते हैं प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र, उसके शेयर्स मार्केट में आप इजीली ट्रेड नहीं कर सकते, उसके नंबर ऑफ जो है शेयर होल्डर्स 50 से एक्सीड नहीं कर सकते जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ शामिल नहीं हैं। अगर उस प्राइवेट कंपनी में कोई मुलाजिम काम करे तो भले वो 100 हों, 1000 हों, 500 हों, लेकिन उसके मेम्बरान, उसके मालिकान 50 से ज़्यादा बोलो भाई नहीं हो सकते। ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन को प्रोहिबिट करती है, यानी कि कोई अगर बंदा उठ के आए और कहे कि मैं इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, तो वो इतनी आसानी से उसके शेयर्स नहीं खरीद सकता। उसके शेयर्स जो है वो आपस में ही ट्रेड हो रहे होते हैं। पब्लिकली मैं किसी को ऑफर नहीं करता कि मेरी प्राइवेट कंपनी है, आओ मैं अपने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मैं अपने जो है ना वो शेयर्स बेचना चाहता हूँ, शेयर्स इशू करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बात की थी ना प्रॉस्पेक्टस की, कि अगर एक पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करना चाह रही है तो वो एक पब्लिक ऑफरिंग करती है, एक प्रॉस्पेक्टस बनाती है, अखबार में इश्तेहार दे देती है और इनवाइट करती है पब्लिक को कि आओ मुझे पैसा दो, मुझसे मेरे शेयर्स लो। ये वाला जो काम है ना कि अखबार में इश्तेहार दे, अपनी कंपनी के बारे में बताया जाए और पब्लिक से इनवाइट की जाए कि आओ मुझे अपना पैसा दो और मेरे शेयर्स ले लो, ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी हरगिज़ नहीं कर सकती। बात समझ आती है? Prohibits public subscription, restrict the share transfer, limit the number of employees to 50 and joint holder will be treated as one। कल बताया था ना आदि मानव वाली बात कि सीनियर मेंबर होगा इनके सब जॉइंट होल्डर, आईपीओ बिल्कुल सीनियर मेंबर होगा इनके सब जॉइंट होल्डर, जिसका नाम सर फहरिस्त आ रहा होगा, वो नोटिस रिसीव करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगा, जितनी सारी चीज़ें होंगी उसके पास जा रही होंगी, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारी ईमेल, सारे मैसेजेस उस बंदे को आ रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, पब्लिक कंपनी डेफिनेशन पता क्या है? व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी? किताब कहती है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऑनेस्टली इतनी सी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप एग्जाम में आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि 4 नंबर के लिए व्हाट्स अ पब्लिक कंपनी, तो क्या ये लिखना ठीक होगा कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या फिर क्या करना चाहिए? 4 नंबर के लिए मैं उसको और क्या बताऊँ पब्लिक कंपनी के बारे में? कोई बताएगा? शेयर ट्रेडेड ऑन पीएसएक्स नहीं। आगे बताओगे कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है? आपने कहा ना बिल्कुल, प्राइवेट की डेफिनेशन को रिवाइज कर दे, ठीक है। अच्छा, रिवाइज कर दूं? प्राइवेट की डेफिनेशन को रिवाइज कर दूं? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर्स का ट्रांसफ़र, लिमिट करती है अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को 50 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज़, एंड मना करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन को। चलो जी आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं फर्दर प्राइवेट कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंने ऊपर बात की, ऊपर की स्लाइड में जो समरी स्लाइड थी मेरी, कि फर्दर 2 तरह की कंपनीज हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ सिंगल मेंबर कंपनी एंड नंबर 2 इज़ अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा अदीन, जो आपने बात बताई, अच्छा मुझे बताओ अदीन तुम लड़का हो लड़की हो, ताकि मैं अकॉर्डिंगली देख लूँ ना। अदीन नेहाइल नाम थोड़ा सा ना वो कन्फ्यूजिंग है। भाई हो बहन हो? अच्छा बहन है, ठीक है जी, डन है। ओके, सो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी जो ना मेरे पास आती हैं 2 तरह की कंपनीज,
एक होती है मेरे पास सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है मेरे पास क्या, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, अब उसको फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इसका सिर्फ एक मालिक होता है, वही इसको चलाने वाला होता है, वही इसका डायरेक्टर होता है। कहते हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी पे हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन अप्लाई होती हो, या आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैंने लिख दिया कि सिंगल मेंबर कंपनी में क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, चेंज अगर करना है प्रोसीजर मेंबरशिप के अंदर तो वो बता देगा किस तरह से करनी है। तो स्पेसिफिक रेगुलेशन होती है जो कि सिंगल मेंबर कंपनी पे अप्लाई होती हैं, जो कि आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके एंड में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत ज़रूरी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। अगर एक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है तो मैं लिखूंगा हुदैद वसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मैं बोलूँगा भाई हुदैद वसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो सिंगल मेंबर नहीं है, वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर मैं कहूँ कि मेरी एक लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है तो मैं कहूँगा हुदैद लिमिटेड। बात समझ आ रही है? तो सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका सिर्फ एक मेंबर होता है, वही इसका डायरेक्टर होता है, इस पर स्पेसिफिक रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, और इसके आखिर में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, अदर देन एसएमसी। ये कौन सी कंपनी होती है? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 50 मेंबर्स हों। एंड प्राइवेट कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो डेफिनेशन थी वो हमने ऊपर वाली स्लाइड में ऑलरेडी स्टडी कर ली है कि ये अपने रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर ट्रांसफ़र, लिमिट करती है मेंबर्स को, लिमिट करती है हाँ बिल्कुल मेंबर्स को 50 एक्सक्लूडिंग दी एम्प्लॉइज़। असल में ये पीसी जो है ना वो आवाज़ कर रहा था तो आगे पीछे होगी बात। लिमिट करती है मेंबर्स को 50 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज़, एंड प्रोहिबिट करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर जॉइंट होल्डर ट्रीट किए जाते हैं सिंगल यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं पब्लिक कंपनी को फर्दर स्टडी करूँ? क्योंकि कहा था ना ऊपर तो सिर्फ वो ट्रेलर था। ये दोनों तरह खुश क्यों हैं? बहुत खुश है माशाल्लाह। ये क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, तुम लोग ना मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तेज़ तो नहीं जा रहा, बहुत स्लो तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो मुझे बताओ चीज़ें समझ आ रही हैं, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा, स्पीड में जा रहा हूँ? नो, ठीक है, कहीं भी ऐसा लगे ना, कहीं भी ऐसा लगे मैं तेज़ जा रहा हूँ मुझे रोक लेना, ठीक है। चलो जी, क्योंकि फ्लो चार्ट से ज़िंदगी वैसे इतनी आसान हो गई है कि सब मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, क्योंकि लास्ट बैच में ना मैं लिखता था, मतलब मैं दिखाता हूँ, ये देखो लास्ट बैच मेरा, अभी तुम सब ने पढ़ना है, तुमने लोग ने ये चीज़ पढ़नी है, ये देखो लास्ट बैच में ना मैं लिखता भी था वैसे तो, अब तो मैंने लिखना कम कर दिया है। ये लास्ट बैच है जिसके अंदर मैं ना, एक ज़माना था कि मैं बहुत सारा लिखा करता था, जब मैंने अभी चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सब कुछ लिखा था, अब इसको भी क्या कर दिया, फ्लो चार्ट पे कर दिया। चलो जी, अब देखो लास्ट बैच में पब्लिक कंपनी जिस बच्चे को पढ़ाया था ना वो इस तरह पढ़ाया था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसे पढ़ाया था। अभी देखो तुम लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसा तरक्की हुई ना तुम लोगों के बैच में, बरकती बैच है। अच्छे हम लोग जो है ना वो स्लाइड्स पे आ गए, तरक्की हुई है हमारी। सर पिछले लेक्चर भी लेने हैं, थोड़ा सा पढ़ाएं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं यहाँ पे 1.5 घंटे को जो है ना वो क्लास लगा के मैं आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ाऊँ, हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। देखो जो क्लास का टाइम है मुझे तो इंसाफ करना उस टाइम के साथ, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें तो पढ़ाना है ना। तो आपके अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मुझे 1.5 पे बिल्कुल भी ना सुने, 1.25 पे सुन लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 हूँ अपने आप में, ठीक है। तो आप जो है कल से पढ़ा दीजिएगा, बस छोटी मोटी बातें करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, टाइम पे ऑफ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो हमारा टाइम है 6:30 का। हाँ, उमामा की दिल से आवाज़ आई है कि आज क्लास वैसी देर से स्टार्ट हुई है। असल में सर अहमद क्लास ले रहे थे तो उनकी क्लास थोड़ी सी हो गई एक्सटेंड, जिस वजह से मेरी देर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। कहते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा था ना डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की क्या होगी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन वो होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी चाहे तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकती है, किस पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। अजीन आपके घर में यूट्यूब नहीं चलता क्या? मतलब जोकिंग पूछ रहा हूँ, चलता है ना। तो यूट्यूब पे तो इजी एक्सेस है, पोर्टल से ज़्यादा आसान एक्सेस है। लेकिन मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ टीम्स के साथ कि यूट्यूब पे लेक्चर अपना पोर्टल पे लेक्चर क्यों नहीं आ रहे। शुरू के 6-8 लेक्चर तो जो है ना वो यूट्यूब पे आ रहे होते हैं, मस्त करके लो, ठीक है। चलो, पब्लिक कंपनी चाहे तो लिस्ट हो भी सकती है, पब्लिक कंपनी चाहे तो लिस्ट नहीं भी होती। कहाँ पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। ये क्या है?
ये तो हमने नाम पहली बार सुना है आज कैश 7 लेक्चर्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये क्या होता है? पहले हुआ करता था कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और हर शहर में ना एक स्टॉक एक्सचेंज होता था। लेकिन अब क्या होता है? अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ये स्टॉक एक्सचेंज कौन है? रेगुलेटर है। जितने लिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं ये उनका कौन है? रेगुलेटर है। ये सबको पर ना नज़र रखा होता है और सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है। इसको हमने सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कंपनी के बारे में ना, जो कुछ कंपनी में चल रहा है ना इसको ज़रूर पता होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उसको बताना चाहिए, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनीज़ के पास जाकर रजिस्टर होती हैं कि ठीक है हम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो हमारे जो है क्या होंगे? शेयर्स अब ट्रेड होंगे। बिल्कुल रेगुलेटर ऐसे सीबीएस सारी लिस्टेड कंपनी का जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन मैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग कह रहा हूँ, रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा अरहत ने कि एससीसीपी है, लेकिन एससीसीपी से पहले हमारे पास एक और अथॉरिटी भी है। वो कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एनसीसीपीएल भी तो है। एनसीसीपीएल की पूरी फॉर्म बताओ। चलो जी बढ़े हम आगे। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। और पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने आप को लिस्ट करवाने के लिए कहाँ हो सकती है? लिस्ट कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। बाय लिस्टिंग इटसेल्फ ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को अमंग दी पब्लिक आसानी से ट्रेड करवा सकती है। और ये चाहे तो ना भी करवाए। ये चाहती है कि मेरे शेयर्स जो है ना वो बस 40-50-60 लोगों में रहें जो मैं जानने वाले हैं, हमारे अपने ग्रुप में रहें, तो कोई मसला नहीं है, आप लिस्ट ना हो। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कि लिस्ट होती हैं और फिर वो वॉलंटरी डिलिस्ट के लिए अप्लाई कर देती हैं, जैसे कि पाक सुजुकी, नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, या पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो जी, और अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो लिस्ट ना हो पीएसएक्स पे तो वो लिस्ट नहीं होती। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो लिस्ट होती हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमें लिस्ट नहीं होना चाहिए तो वो डीलिस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जब याद रखो कि जब लिस्टिंग होती है ना तो लिस्टिंग फ़ीस भी इनको देनी पड़ती है। चलो जी बात बढ़ाते हैं हम आगे। लिस्टेड कंपनी की होती है और अनलिस्टेड कंपनी होती है, बात हमने तीसरी मरतबा पढ़ ली आज। क्या ये बात क्लियर है? पब्लिक कंपनी में किसी का कोई सवाल, कोई परेशानी तो बताओ। बढ़े हम आगे। पब्लिक कंपनी के अंदर फर्दर लिस्टेड को देख लें। लिस्टेड कंपनीज़ की सिक्योरिटी लिस्ट होती हैं किस पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। IFRS 9 पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सिक्योरिटीज़ हमारी होती हैं दो तरह की। एक होती है इक्विटी सिक्योरिटी, एक होती है डेट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, डेट सिक्योरिटी की एग्जांपल बॉन्ड्स, ठीक है, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या बात क्लियर है मेरी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी वो होती है कि जो कि ऑफ़र नहीं करती अपने शेयर्स आम प्रजा को, अवामुन्नास को ऑफ़र नहीं करती। अगर इसको क्या करना है, अपने शेयर्स ऑफ़र करने हैं अवामुन्नास को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट होना पड़ेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या हम तसल्ली के साथ आगे बढ़ जाते हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनी, आज की एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलो जी। पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं करती है, नहीं करती, अनलिस्टेड नहीं करती। 2 मिनट का ब्रेक प्लीज़। ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? चाहिए तो बता दो। 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद जाके जो है वो आखिरी में 5 मिनट ला के पब्लिक सेक्टर कंपनी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। नो सर नहीं, वहाँ सब तुम्हारे खिलाफ हो गए। क्या हो रहा है? चलो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी? पब्लिक सेक्टर से क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है पब्लिक सेक्टर से? कुछ समझ आ रहा है पब्लिक सेक्टर से? पब्लिक सेक्टर से तो शायद मुझे लग रहा है कि किसी आवाम की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया हो या बेनिफिशियली ओन किया हो नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर और वोटिंग सिक्योरिटीज़ बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इदारा। बिल्कुल अदीन ने सही बताया। अदीन मुझे लगता है आपने कैफ 7 पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा है? हाँ पहले पढ़ा आपने कैफ 7? नो, माशाल्लाह आपकी नॉलेज अच्छी है।
भैया आपका नॉलेज तो कमाल का है, ठीक है, नहीं मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है और चीज़ों को पता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हो, इंशाल्लाह थोड़ा सा मेहनत से पढ़ोगे तो मेरिट वेट भी ला सकती हो, उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट खुद या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या करे, कंट्रोल करे एंड बेनिफिशियली ओन करे, नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर और वोटिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। एंड गवर्नमेंट के पास क्या हो, पावर हो इलेक्ट करने की, नॉमिनेट करने की, अपॉइंट करने की मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा ये एंड यानी कि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई जिस कंपनी के अंदर, तो फिर क्या होगी, वो कंपनी हमारी बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। कहते हैं कि अगर नॉमिनेशन की गई है डायरेक्टर्स की एससीसीबी की तरफ से ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, तो वो हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी डेफिनेशन में शामिल नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे कहा है ना कि पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट, अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, तो कहता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एससीसीपी ने किसी जगह पे अपॉइंट किए हैं तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी है तवील, इसको मैंने समराइज़ करके इधर लिखा हुआ है एंड आई होप जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी डेफिनेशन। हम एक बार ना इसको रीड भी कर लेते हैं जाके, कहाँ से, लेक्चर नोट से रीड करते हैं, चैप्टर नोट 7 अपडेट हुआ होगा वैसे तो, मार्च 25 चैप्टर नोट्स चैप्टर 1। आ जाओ रीड कर लेते हैं एक बार इसको। A public sector company is any company, whether public or private, that is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or where not less than 51% of the voting securities or voting power is held by government, any government agency or a statutory body। सर इसमें फॉरेन गवर्नमेंट की ओन कंपनी भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें लिखा हुआ नहीं कि आप ही गवर्नमेंट करें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी इन विच अ गवर्नमेंट एजेंसी or a statutory body has the power to elect, nominate or appoint majority of the directors. This definition also includes a public sector association not for profit licensed by Securities Exchange Commission of Pakistan। फिर आगे कहता है it should be noted that nomination of directors by the commission to the board of the Securities Exchange or any other entity or the operation of any other law does not classify company as a public sector company। कहता है कि नॉमिनेशन अगर की जा रही है डायरेक्टर्स की कमीशन की तरफ से टू द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज या किसी और जगह पे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। चलो जी, क्या हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं या एक स्टेप का रिवर्स गियर मार के जो है वो हम क्लास को ऑफ करें? बता दो बच्चों, या हमको सवालात करना है, क्या बोलते हो? सवालात होमवर्क करोगे या यहाँ पे करोगे? मैं नहीं बोल रही अब कुछ। मामा बाजी ना अभी हो गई हैं इमोशनल, कहती है जो मैं बोलती हूँ उसकी अपोजिशन सब करता है, सब मेरे अपोजिशन में हो जाते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सर इसको रिवाइज आपके फ्लो चार्ट से ही करना है, बिल्कुल मैं इनकरेज करूँगा कि आप इस फ्लो चार्ट से रिवाइज करें जो आपके लिए बनाए गए हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। चलो मुझे बताओ, सवालात करने हैं या सवालात को होमवर्क करोगे, कल चेक कराओगे? अच्छा वैसे आपस की बात है, मैंने कल जो है वो कोई होमवर्क डिस्कस किया था क्लास में या नहीं किया था? किसी को याद है कल की क्लास के लिए? तो कोई होमवर्क डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक हो गया। वैसे मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है ना कैफ 7 का, एक लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 की बात दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैं याद हो कि ना याद हो, किया होमवर्क? अरसलान वाला सवाल था और 5 MCQs थे। चलो एक काम करेंगे कि कल की क्लास में जो है ग्रुप की डिस्कशन में है, बिल्कुल ठीक है। कल की क्लास में काम करते हैं कि जो हमारा होमवर्क था लास्ट क्लास वाला उसको डिस्कस कर लेंगे, और आज मुझसे ले जाओ कुछ होमवर्क, ठीक है। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 3 है ना हमारे पास, तो इसको ले जाओ
होमवर्क लेक्चर 3 एंड सिर्फ टाइप लिखनी है, कोई लिखने वाला थियोरेटिकल आंसर नहीं है लंबा, बस। दो सवाल दिए मैंने, चलो ये भी कर लो। लेक्चर की यही टाइमिंग रहेगी अब से, कुछ कह नहीं सकता। कल सुबह लेक्चर की टाइमिंग से कल सुबह 9 बजे की है कल की, क्योंकि होता है कि मैं पहले अपनी जो है ना वो जुल्म जो मेरे पे होते हैं उसकी मैं रूदा सुना चुका हूँ कि ग्रुप ए के अंदर सबसे पहले सर अहमद टाइम टेबल फिक्स करते हैं, सर आकाश करते हैं, उसके बाद सैंडविच लगती है बिजनेस लॉ मेरी। एंड ग्रुप बी में होता है कि सर आकाश की कल सुबह चूँकि कोई ग्रुप बी की क्लास नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर में बिल्कुल उमामा ने सही पोर्ट्रे किया है मेरी बेबसी को कि सर टाइमिंग सुबह रख लें, अरहद मेरा बस चले मैं सुबह पढ़ाऊँ, ठीक है, यकीन मानो। लेकिन होता ये है कि अपना टाइम फिक्स बता दें, मैं टाइम अपना फिक्स नहीं बता पाऊँगा। देखो होता ये, अगर मैं कहूँ ना कि मेरी क्लास 7 शाम को होगी, अगर शाम में सर आकाश ने FAR2 लगा दी या ऑडिट लगा दी तो फिर मैं नहीं ले पाऊँगा। चलो मुझे एक बात बताओ इसी की तवज्जुह से कि तुम लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और ART से जो ले रहे हो, ताकि मैं फिर क्लैश देख लूँ ना कि मेरी क्लास का किसी से क्लैश है या नहीं है। बी लॉ की जगह रख लें 8 से 9, नहीं यार 8 बजे जाती है। मेरा R2 CMA C लॉ का कॉम्बो है PP, अच्छा R1 CMA C लॉ, ठीक है, मतलब तुम लोग ग्रुप ए वाले हो। मुझे नहीं बताओ ग्रुप बी के किस सब्जेक्ट से तुम कौन से कॉमन है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्लास में अभी इस वक्त हालत हाल में लाइव बैठे हुए हैं और उनका ग्रुप बी से क्लैश है। R2 किससे पढ़ रहे हो ये बताओ, ताकि मैं उस हिसाब से मैनेज करूँ। अदीन, उमामा, अरहद, जवेरिया, सर अहमद, सर आकाश। अब देखो उमामा आकाश साहब से पढ़ लिए, जो है अरहद सर अहमद से पढ़ लें। अब ये भी तो है ना कि अगर FAR2 की क्लास मैं C लॉ ही ले रही हूँ तो ये R1 का मसला नहीं है, मैं अच्छा R1 का भी तो मसला है ना कि मैं ग्रुप ए से फिर क्लैश मार दूँ, ठीक है, देख रहा हूँ मैं। अब देखो R1 के साथ भी किसी ने C लॉ लिया हुआ है, अब या तो मैं ग्रुप ए के साथ क्लैश मैनेज करूँगा या ग्रुप बी के साथ। तो ऐसे में हमारा दिनेश भाई है ना, उसकी अजमत को कसम से ना अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वो बहुत बर्दाश्त करता है। वो कैसे क्लैश मैनेज करते हैं ना, किसी तरह से टाइम टेबल सेट करता है कि कोई वो ना हो, कंजेशन ना हो। तो बस यही है कि अब देखो इतने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गए, कोई सर अहमद से R1 पढ़ रहा है, कोई यहाँ पे सर अहमद आकाश से R1 पढ़ रहा है, कोई FAR2 का बच्चा बैठा हुआ है अपना सर आकाश का, कोई सर अहमद का बैठा हुआ है R1 का, R2 का। सर पहले भी CMA के साथ क्लैश हुआ था, बिल्कुल मुझे पता है कि मैं CMA के साथ ऐसे क्लैश नहीं कर रहा, मुझे पता है CMA के ज़्यादा बच्चे हैं ऐसी क्लास में, तो मैं CMA के साथ तो क्लैश नहीं करूँगा। R1 के साथ हो सकता है, माइट भी, ठीक है, और कल शायद हो भी जाए R1 के साथ क्लैश, आपस की बात है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कल का टाइम टेबल मेरे पास आया हुआ है, कल का टाइम टेबल ग्रुप पे तो नहीं आया है, सॉरी चैनल पे नहीं आया, ग्रुप पे आ गया होगा, देखता हूँ। आया तो था, पता नहीं खैर कहाँ गया टाइम टेबल। लेकिन कल सुबह जो मेरी क्लास है वो 9 बजे लगी हुई है, और 9 बजे डेफिनेटली जो है वो एक और क्लास भी होगी, वो R1 की होगी, और वो पॉसिबली सर आकाश की ही होगी, ठीक है। तो आई कैन ओनली मैनेज क्रैश वन एट अ टाइम ना, या तो मैं सर अहमद के R1 से मैनेज करूँगा, तो सर आकाश के R1 से मैनेज करूँगा, R2 से मैनेज करूँगा तो सर अहमद के R2 से मैनेज करता हूँ, या तो सर आकाश की। अगर दोनों से मैनेज करूँगा तो फिर बिल्कुल ऐसे सुकून के टाइम में क्लास नहीं पड़ेगी, फिर उसमें फ्लक्चुएशन होंगी कि कभी सुबह कभी शाम, क्योंकि मैनेज करने में तो फिर यही होता है, क्योंकि जो सेट है हमारे, 2 सेट है हमारे ऊपर, वो अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं, फिर बैलेंस में मेरी क्लास आती है। तो यू हैव टू बेयर विथ इट, एंड उम्मीद करता हूँ कि सफ़र इंशाल्लाह हमारा जो शुरू हुआ है अभी लंबा सफ़र है, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमारा सफ़र बखैर आफियत निकल जाएगा और अच्छा गुजरेगा, ठीक है। इसी इरादे के साथ कि सर अहमद की FAR1 से मैनेज कर दें, ठीक है, सर अहमद की R1 से मैनेज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कर लूँ, क्योंकि सुबह कल 9 बजे क्लास है और 9 बजे सर अहमद लेते भी नहीं है, ठीक है। चलो ये होमवर्क करके आना कल लाजमी, ताकि मेरा मीटर शॉर्ट ना हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब होमवर्क कर लोगे। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3 दिया है और ये 6 दिया है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में ड्राइव लिंक है, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, उस ड्राइव लिंक में सब कुछ पढ़ा होता है। ये चैप्टर नोट्स हैं और लेक्चर नोट मैंने अपडेट अगर नहीं किए हुए कल के और आज के, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 का नोट्स अवेलेबल है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो आज हो गया है इससे इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा आज जाके, ठीक है।
चलो इसी अपने पन के साथ ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।